आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड जो परिषदीय परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र पर। उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं और उसके माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूं। सबसे पहले तो हमको प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न पूछने वाला क्या चाह रहा है। आप एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, तत्पश्चात उसको लिखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरसरी निगाह से प्रश्न पढ़ दिया और उसके बाद आंसर लिख दिया, तो कई बार हम गलत कर लेते हैं, जबकि हमें वो प्रश्न आता है लेकिन हमारी जल्दबाजी के कारण वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो कतई ऐसा ना करें जिसके कारण से हमारे प्रश्न का उत्तर आते हुए भी गलत हो जाए। उसके लिए हमको गहनता से उस प्रश्न को पढ़कर मनन और चिंतन करके लिखें। नंबर 1 था, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यानी कि कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसका उत्तर है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है पुष्प उत्पादन। अगला प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है। इसका उत्तर है पेरिस लंदन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या कौन सी थी। विकल्प आएंगे तो हम लिखेंगे 121 करोड़। 2011 की कह रहा हो, 2021 की नहीं, 2011 की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अगर यही आंकड़ा हम 2021 में देखें तो जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वह 139 करोड़, वो भी कब, 2021 में। अगर प्रश्न आता है 2021 में भारत की जनगणना और 139 करोड़ आता है तो ये सही होगा उसमें। अगर 2011 के पूछता है तो 121 करोड़ इसकी जनसंख्या होगी। अगला प्रश्न आता है, खनन नगर का उदाहरण। खनन नगर के उदाहरण के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर है रानीगंज। और भी हैं इसमें, जैसे अंकलेश्वर है, सिंगरौली, झरिया, रानीगंज, डिगबोई, ये प्रमुख खनन नगर हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसका ये लिख सकते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। यानी कि कुछ ऑप्शन दिए होंगे और उसमें पूछेगा कि शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो आप लिखेंगे गन्ना। गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज भूरा हीरे के नाम से जाना जाता है। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थलवत पोताश्रय है, तो इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। 2 क्षेत्रों के नाम पूछ रहा है वो, तो आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक भूगोल और नागरिक भूगोल। ये आप 2 क्षेत्र, और इसके भी उप क्षेत्र हैं, अन्य भी चाहेंगे तो अन्य भी हैं, जैसे राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आवास भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, ग्रामीण भूगोल, परिवहन भूगोल और शहरी भूगोल, ये भी हैं। लेकिन यहां पर वो दोनों ही शाखाओं की बात पूछ रहा है, तो आप 2 शाखा में सामाजिक भूगोल और नगरीय भूगोल लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, लाल सागर व
भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताएं। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है सुएज नहर। ये ध्यान रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर है, जबकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो है वो है पनामा नहर। तो कभी कंफ्यूज कर लेते हैं हम कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सुएज नहर। अगर प्रश्न ये पूछता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन है, तब इसमें आप लिखेंगे पनामा नहर। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित हुआ, तो इसका उत्तर होगा 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण कार्यक्रम किया गया, यानी कि 1923 में। ये प्रश्न कई बार आता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1923 में भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ। अगला प्रश्न आता है, मानव भूगोल क्या है, परिभाषा दीजिए। दो प्रश्न पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि मानव भूगोल क्या है, दूसरा उसकी परिभाषाएं पूछें। तो पहले बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अब लिखेंगे हम इसकी परिभाषाएं। परिभाषा इसके भूगोल वेताओं ने दिए हैं। तो पहले हम लिखेंगे रेड जेल के अनुसार से मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। अगला हम लिखेंगे एलएनसी सैंपल के अनुसार से मानव भूगोल की परिभाषा, डैश करके लिखेंगे। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये दो परिभाषाएं, हमारी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगे। इसको अनुमानित तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये परिभाषाएं हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे आप, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः 3 घटक हैं। नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर और नंबर 3 प्रवास। अब जन्म दर क्या है, कभी आ जाए कि जन्म दर क्या है, तो जन्म दर के बारे में आप लिख सकते हैं, एक वर्षों में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर करते हैं। यानी कि एक साल में जनसंख्या पर जीवित जो शिशु हैं उन शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर करते हैं। प्रत्येक साल मतलब एक साल में कितना बढ़ा। दूसरा आता है हमारा इसमें मृत्यु दर। मृत्यु दर सेम वही परिभाषा है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर करते। जन्म दर में शिशुओं का आएगा क्योंकि जन्म शिशु ही लेंगे, और मृत्यु दर में व्यक्ति आएंगे, उसमें सभी छोटे से लेकर के बड़े तक मरेंगे, तो इसमें व्यक्ति आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जन्म दर में हम शिशु शब्द का प्रयोग करेंगे और मृत्यु दर में हम यहां पर व्यक्ति वाले शब्द का या व्यक्तियों का हम इसमें शब्दों का प्रयोग करेंगे। तीसरा आता है प्रवास। प्रवास किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन को प्रवास कहते हैं। यानी कि अस्थायी भी हो सकता है
और अस्थायी भी हो सकता है। जो अपने निवास स्थान छोड़ के जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जो जाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, प्रवास कह देते हैं। अगला प्रश्न आता है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव विकास की बात कर रहा हो, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मानव विकास के 4 घटक निम्न हैं। नंबर 1 क्षमता, नंबर 2 सतत पोषणीयता, नंबर 3 उत्पादकता और नंबर 4 सशक्तिकरण। तो ये 4 जो हैं मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। तो अब पहली बात करें, क्षमता क्या है? क्षमता प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करता, यानी कि इसमें समान पहुंच की व्यवस्था होती है। दूसरा आता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करना, यानी कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उस पीढ़ी की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनका विकास करना। जैसा आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, तो उसके हमारे सामने विकल्प आ चुके हैं। पेट्रोल के कमी को देखते हुए अब हमारे सामने जो है कि इलेक्ट्रिक बसें आने लग गई हैं, तो ये इसका एक खासा उदाहरण हो सकता है। गैस खत्म होगी, गैस का स्रोत धीरे धीरे वो भंडार खत्म होंगे, तो उसके लिए सोलर सिस्टम हमारे पास आ गए, सौर ऊर्जा से तो हम जो कि खाना खोना बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो विकल्प तैयार करते हैं और भावी पीढ़ी के भविष्य को रख करके, यानी कि हम उनका दोहन इतने तरीके से ना करें कि उनके लिए कुछ ना बचे। तो सतत पोषणता यही दिखाता है कि उन संसाधनों का हम इतना उपयोग करें जितने हमें आवश्यकता है, बाकी हम अपने आने वाली पीढ़ी या भविष्य को बचा कर रखें। तो यह हमारी सतत पोषणीयता का अंतर्गत है। तीसरा आता है इसमें उत्पादकता। मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता, जो मानव है उस मानव के कार्यों के संदर्भ में हमको उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादकता करनी पड़ेगी। और चौथा आता है इसमें सशक्तिकरण। अपने विकल्प चुनने के लिए 100% प्राप्त करने की समस्या था। अब इसमें क्या होता है, हमें अपने विकल्प चुनने का अधिकार होता है। सशक्तिकरण में हमें जो बनना है हम उसको चुन सकते हैं। मैंने कहा आपको कि अगर मुझे डीएम बनना है, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको अपने कार्यों क्या करना पड़ेगा कि विकल्प चुनने के, मुझे इस पर जाना है तो उसका। तो ये सुविधाएं जो है कि हमारे सशक्तिकरण में दिया जाए। अगला प्रश्न आता है, गैरसैंण नगर क्या है? इनका क्या प्राकार्य होता है? यानी कि गैरसैंण नगर किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या क्या होता है? तो इसका उत्तर है, गैरसैंण या छावनी नगरों का उदय सैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण, कार्यालय तथा सैन्य संबंधी अन्य कार्यों के लिए हुआ है। इन नगरों को कैंटोनमेंट या कैंट कहा जाता है। यानी कि जो गैरसैंण नगर हैं या जिनको हम छावनी नगर कहते हैं, इन नगरों के साथ साथ इसे गैरसैंण प्रशिक्षण या छावनी सेना नगर भी कहते हैं। यानी कि इसके साथ साथ हम गैरसैंण नगर को गैरसैंण प्रतिरक्षा नगर भी कह देते हैं, प्रतिरक्षा नगर भी कहते हैं, या इसे छावनी या सेना नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर सेना संबंधी कार्य किए जाते हैं। चाहे प्रशिक्षण से संबंधित बात हो, चाहे अभ्यास से संबंधित बात हो, या कार्यालय से संबंधित कार्य, वो भी सिर्फ किसका, सेना से। इसलिए उसको गैरसैंण नगर या छावनी नगर या प्रतिरक्षा नगर या सेना नगर, ये तमाम नगरों से नामों से हम इसको जान लेते हैं। अब ये प्रश्न आया कि ये जो गैरसैंण नगर है वो कहां कहां है? तो इसका उत्तर ये आ जाएगा, जैसे
जोधपुर, अंबाला, देहरादून, लैंसडाउन, रानीखेत, ये उत्तराखंड के हैं। यानी कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लैंसडाउन जनपद पौड़ी में पड़ता है, रानीखेत हमारे कुमाऊं मंडल में पड़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें हमारे गैरिसन नगरों के अंतर्गत। अगर पूछ लेता कि गैरिसन नगरों के नाम बताएं तो आप इसको लिख सकते हैं। चाहे आप जोधपुर का लिख सकते हैं, अंबाला का लिख सकते हैं, देहरादून का लिख सकते हैं, लैंसडाउन का लिख सकते हैं और रानीखेत का लिख सकते हैं। अब जालंधर का भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये आ गया। अब अगला प्रश्न आता है, मेट्रो रेल महानगरों में यातायात का एक आधुनिक और तेज साधन है। यह शहरों के जीवन यापन को बेहतर बनाने में मदद करता है। कैसा करता होगा ये मदद? देखिए, मेट्रो रेल में यातायात की भीड़ कम होती है, एक। दूसरा, वायु प्रदूषण कम होता है। तीसरा, मेट्रो रेल से शहरों में घूमना आसान होता है। अगला, मेट्रो रेल से शहरों की अधिक रहने योग्य बनाया जाता है। अगला आता है इसमें, मेट्रो रेल से लोगों की सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन मिलता है। और नंबर 7वां इसमें आता है, मेट्रो रेल से मार्ग बाधित नहीं हो पाता है, अबाधित रहता है। तो ये तमाम चीजें हैं और मेट्रो रेल का मैंने बता दिया है कि ये इसके महत्व है। अगला प्रश्न आता है, मानव विकास सूचकांक के महत्व को समझाए। मानव विकास के सूचकांक के महत्व को समझाए। तो मानव विकास सूचकांक आधारभूत मानव विकास की औसत उपलब्धियों का एक सरल संश्लिष्ट सूचकांक है, जिसमें विभिन्न देशों का पदानुक्रम निर्धारित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक कहते हैं। यह मानव विकास सूचकांक की परिभाषा होगी। अब ये पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक का महत्व क्या है। तो मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है, आप इसको विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधन तक पहुंच। ये 3 चीजें हैं। तो इसमें आप मानव विकास सूचकांक का महत्व के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को समझाइए। एक प्रश्न 1 नंबर का इसमें ऐसा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। एक प्रश्न तो यह आता है। एक प्रश्न यह आता है, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहां है? तो आप अगर यह प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय जिनेवा में है। अब जिनेवा किस देश में है? यह स्विट्जरलैंड में है। तो 3 चीजें इस पर प्रश्न बन रहे हैं। एक तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। दूसरा प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहां है? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। तो ये 3 तरीके के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। लेकिन यहां हम इसको भूमिका की बात कर रहे हैं। तो अब भूमिका में देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका व्यापार नियमों का निर्धारण करना और उन्हें लागू करना है। विश्व व्यापार संगठन के जरिए व्यापारिक देशों के बीच बातचीत होती है और व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी एक डेफिनेशन भी परिभाषा जैसे बन गई है कि विश्व व्यापार संगठन जो है वह जो है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तो व्यापार नियमों का निर्धारण करता है, दूसरा ये जो है कि व्यापारिक देशों के बीच बातचीत करता है और बातचीत के माध्यम से
समझौतों पर हस्ताक्षर करता है। तो ये कार्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। यहां पर वो विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों के बारे में पूछ रहा है, तो उद्देश्य भी लगभग यही आप लिख सकते हैं। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और उसे लागू करना, यानी कि जो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं उसके लिए नियम बनाना और उन नियमों को लागू करना, एक तो ये कार्य होता है, ये उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना, व्यापार बाधाओं को कम करना। अगर हमें व्यापार करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कई दिक्कतों का सामना करना है, तो उन दिक्कतों को कम करना जो है कि विश्व व्यापार संगठन का है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तीसरा इसमें आता है आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, यानी कि यह आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देता है। तो जो ये 3 उद्देश्य हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के में विश्व व्यापार संगठन का। अगला प्रश्न आता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की बात कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, किसे कहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वैज्ञानिक शोध और विकास के आधार पर बनाए जाते, यानी कि ये जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं यह एक वैज्ञानिक शोध तथा विकास के आधार पर इनको बनाया जाता है। अब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना क्या है, तो आप लिख सकते हैं निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है जिसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकार अधिकतर भाग व्यावसायिक, यानी कि जिसको हम सफेद कॉलर भी कह देते हैं, श्रमिकों का होता है। यानी कि नई पीढ़ी जितने भी आजकल टेक्निकल के क्षेत्र, चाहे मोबाइलों की बात करते हैं, इंटरनेट की बात कर लेते हैं, कंप्यूटरों की बात कर लें, तो ये जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का तात्पर्य जो है कंप्यूटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक घटकों का हो गया। इसमें जो है कि दूर संचार, सेल्युलर उपकरण, नेटवर्किंग उपकरण, उपभोक्ता, ये तमाम चीजें हमारे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी इसके अंतर्गत हम सम्मिलित कर लेते हैं। अगला प्रश्न आता है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। भारत की बात कर रहा है ये। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो भारत में जो जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कारक, दूसरा आर्थिक सामाजिक कारक। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भारत में जनसंख्या है या जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की बात आती है तो 2 चीजें हम लिखेंगे, एक तो प्राकृतिक कारक हो जाएंगे और दूसरा आर्थिक सामाजिक कारक हो जाएंगे। अब प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगे। नंबर 1 लिखेंगे जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत वर्षा, तापमान, ये भाग जो हैं जलवायु के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आप लिखेंगे प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत धरातल, तीसरा मिट्टी, चौथा जल, पांचवा खनिज पदार्थ। तो जो ये 5 चीजें हैं जलवायु, धरातल, मिट्टी, जल, खनिज, ये हमारे प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। और जलवायु के अंतर्गत मैंने कहा था कि इसमें वर्षा और तापमान भी आएगा। अब दूसरी बात करते हैं हम आर्थिक सामाजिक कारकों की। तो आर्थिक सामाजिक कारक जो हैं उसके अंतर्गत नंबर 1 लिखेंगे आप उद्योग धंधे, दूसरा यातायात एवं संचार के साधन, तीसरा कृषि पद्धति, चौथा शांति एवं सुरक्षा, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति, छठा राजधानियां, सातवां नगरीय आकर्षण, आठवां
आधुनिक भौतिक सुविधाएं और नवा धार्मिक एवं सामाजिक परंपराएं, ये हमारे आर्थिक सामाजिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर का प्रश्न आता है तो आप इनके पीछे लिख सकते हैं। अब आता है भारत में सड़कों का वर्गीकरण, यानी कि भारत में कितने प्रकार के सड़कें होती हैं। तो नंबर 1, अगर पहले हम ये बात करते हैं कि भारत में सड़कों के वर्गीकरण के मतलब, तो यहां पर जो है कि 4 प्रकार के सड़कें पाई जाती हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा राज्य महामार्ग, तीसरा जिला सड़कें, चौथा ग्रामीण सड़कें और पांचवा भी अन्य सड़कें आते हैं। तो ये 5 प्रकार के हैं, लेकिन 4 प्रकार की सड़कें आपको याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय महामार्ग एक, दूसरा आ गया हमारा राज्य महामार्ग, तीसरा जिला सड़कें, चौथा हमारा जो है कि ग्रामीण सड़कें आ गया और अन्य सड़कें में आ जाते। तो ये हम जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं वो सड़कें कौन सी होती हैं? राष्ट्रीय महामार्ग वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। यानी कि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार इनको बनाती है, तो वो उनके अंतर्गत आता। अगला जो होता है इसके अंतर्गत राज्य महामार्ग। राज्य महामार्ग इस वर्ग की सड़कों का निर्माण व अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये सड़कें राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तक वो शहरों को जोड़ती है। यानी कि जो राज्य महामार्ग हैं उनका बनाना या उनका अनुरक्षण करना, ये जो है कि राज्य सरकार के अधीन होते हैं और ये सड़कें राजधानियों से जिला मुख्यालयों और शहरों को जोड़ती हैं। अब आता है जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का काम करते हैं। यानी कि जो हमारे जनपद हैं, जिला हैं, उस जिले के जो अन्य हमारे उस जनपद के अंदर जैसे विकास खंड हैं, गांव हैं, इनको जोड़ देते हैं, विकास खंडों से जोड़ रहे हैं, तो इन सड़कों को हम जो है जिला सड़कों के अंतर्गत रखेंगे। अगला था ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास में जोड़ने के लिए अत्यंत, यानी कि ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। अब गांव में थे पहले पैदल चला करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाना बड़ा कठिन काम होता था, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंदर गांव गांव जोड़े गए हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव में भी सड़कें बन गई। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, इधर मरोड़ सरकलाना में, तो आप उधर का अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो मरोड़ा से हटवाल गांव हो गया, हटवाल गांव से कुंड गांव हो गया, कुंड से इधर से अगर हटवाल गांव से हम बनाली जुड़ गए हैं, रिंगालगढ़ जुड़ गया है, ये तमाम जो गांव आपस में जुड़ गए हैं, तो ये हमारे ग्रामीण सड़कें हैं। उनका नाम भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बन रही हैं हमारे, तो गांव की सड़कें होती हैं। अन्य सड़कें देश की सीमांत सड़कें एवं अंतरराष्ट्रीय मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो अन्य सड़कें हैं, इन अन्य सड़कों में हम जो सीमांत सड़कें हैं या जो अंतरराष्ट्रीय महामार्गों को सम्मिलित किया जाता है इसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये सड़कें देश के दूरस्थ और सीमावर्ती भागों में बनाए जाए, या जो हमारा देश है उसके सीमांत क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में ये सड़कें बनाई जाती हैं, जिनको हम अन्य सड़कें, यानी बॉर्डर लाइन वाले बॉर्डरों पर जो सड़कें बनाए जाते हैं उनको हम अन्य सड़कों के अंतर्गत सम्मिलित किया करते हैं। भारत में वायु प्रदूषण के कारणों तथा प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब हम यहां पर वायु प्रदूषण के कारणों की बात कर रहे हैं, और एक तो कारण की बात कर रहे हैं, दूसरा हम उसको उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए, वायु प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो उसके 2 कारण हैं उसके। नंबर 1 प्राकृतिक कारक, दूसरे मानवीय कारक। तो 2 कारक हैं किसके, वायु प्रदूषण के। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत हम ज्वालामुखी विस्फोट, वनाग्नि, कोहरा, परागकण, उल्कापात,
ये जितने भी चीजें हैं बताई मैंने, ये नंबर 1 जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, नंबर 2 वनाग्नि, नंबर 3 कोहरा, नंबर 4 पराग कण और नंबर 5 उल्कापात। तो ये 5 जो है कि हमारे प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। अब जो मानवीय कारक हैं वायु प्रदूषण के, वह है वनों की कटाई, कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुआं, प्लास्टिक कचरा को जलाना, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना, अग्निशस्त्रों, आतिशबाजी, रासायनिक उत्पादों, ये तमाम चीजें हमारे मानवीय कारकों के अंतर्गत आता। अब इसके प्रभाव की बात कर रहा है वो, तो प्रभाव में हवा में वांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमजोर, त्वचा रोग आदि चीजें इससे होते हैं। यहां भी ये भी कह सकते हैं हम, इसमें अम्लीय वर्षा का खतरा भी बना रहता है। बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जहरीले गैसों के घुलना होता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे वायु प्रदूषण को दूषित करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। अगला प्रश्न आता है, रोपण कृषि क्या है, इसके मुख्य क्षेत्रों और विशेषताओं पर बताइए। रोपण कृषि, पहले तो हम रोपण कृषि पर बात करेंगे। रोपण कृषि क्या है? जब किसी कृषि फार्म या खेत में किसी एक फसल को रोप कर उससे कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उस कृषि पद्धति को रोपण या बागायती कृषि कहते हैं। यानी कि हम इससे जो है कई वर्षों तक अपना उत्पादन ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इसमें हम इसको रोपण कृषि कहते थे। इसके क्षेत्रों के बारे में ये कह रहे हैं, तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। नंबर 1 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 2 दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया और नंबर 3 अफ्रीका। ये 3 इसके क्या हैं, रोपण कृषि के प्रमुख 3 क्षेत्र आ गए। अगर क्षेत्रों की बात पूछते हैं तो रोपण कृषि के क्षेत्र पूछते हैं, तो 3 क्षेत्र आप लिखे, दक्षिणी अमेरिका एक लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकता है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया लिख सकते हैं, और तीसरा अफ्रीका लिखते हैं। ये 3 चीजें आ जाएंगे। चौथी चीज आती, अब विशेषताओं की बात कर रहा है, तो विशेषता रोपण या बागायती कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं। नंबर 1, यह कृषि फार्मों या बागानों में ही की जाती। रोपण कृषि या तो फार्म में की जाती है, फार्मों में, या फिर बागानों में की जाती है। नंबर 2, अधिकांश बागानों पर विदेशी कंपनियों का आधिपत्य रहा है। जो अधिकांश बागान है उस पर विदेशी कंपनियों का आधिपत्य रहा है। तीसरा, इसके अंतर्गत विशिष्ट उपजों का उत्पादन किया जाता है, जैसे केला, नारियल, रबड़, कहवा, चाय, कोको और फल, इन चीजों का उत्पादन किया जाता। चौथी चीज आती है इसमें, इस कृषि उत्पादों का उपयोग समशीतोष्ण कटिबंधीय देशों के निवासी करते हैं। 5वां, बागानों में ही कार्यालय, माल सुखाने तथा श्रमिकों का निवास होता है। पार साइबेरियन रेल मार्ग तथा पार कनेडियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए, पार साइबेरियन रेलवे मार्ग, जिसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग भी कहते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज कर देते हैं, प्रश्न पूछने वाला पार साइबेरियन रेलवे लाइन के बारे में तो नहीं पूछता, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं। वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के बारे में पूछ देगा, तो वहां पर कंफ्यूज, यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं, ये प्रश्न कहां से आ गया। तो उसी को हम चाहे पार साइबेरियन रेलवे लाइन कहें या इसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहें। तो देखिए, जो पार साइबेरियन रेलवे लाइन है, यह रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और इस जो रेल मार्ग है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग भी कहते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग भी कहते हैं। इस रेल मार्ग की लंबाई
9,322 किलोमीटर है। और इस रेल मार्ग के जो मुख्य स्टेशन है वो हैं, जैसे पीट्सबर्ग से शुरू होती है तो मास्को, कजान, ट्यूमिन, चीता, तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है कि दो तरीके से प्रश्न आते हैं इसमें। एक तो ये आता है कि जो पार साइरियन रेलवे लाइन है उसके दो मुख्य स्टेशनों के नाम लिखिए, तो यहां आप लिख लेंगे सेंट पीट्सबर्ग और उधर आप लिख देंगे उसके लास्ट जो स्टेशन होगा व्लादिवोस्टोक। कभी कभी ये लिख देता है कि दो इन जो संसार की या विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन के दो मुख्य स्टेशनों के नाम लिखे या दो स्टेशनों के नाम, तो आप मास्को लिख देंगे, कजान लिख देंगे या चीता लिख देंगे। ये चीजें आप याद रखेंगे। ये है। अब यह आता है कि पार कनेडियन रेल मार्ग क्या है, किसे कहते हैं। पार कनेडियन रेल मार्ग कनाडा का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में पूर्ण हुआ था। यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्व हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग एवं कैलगरी से होता हुआ पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक विस्तारित है। यानी कि इसके भी दो स्टेशनों के नाम हमको मुख्य हो गए। कभी कभी याद आ गई जो कनेडियन रेल मार्ग है या पार कनेडियन रेल मार्ग है कहां से कहां तक जाती है, तो आप इसको लिख लेंगे। यह रेल मार्ग जो है जहां से शुरू होती है यानी कि हैलिफैक्स से शुरू होकर के यह वैंकूवर तक जाती है और इस रेल मार्ग की लंबाई 7,050 किलोमीटर है। कितना है? 7,050 किलोमीटर है। तो अगर इसके बीच के स्टेशनों के अगर वो नाम पूछते हैं तो जो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग है एवं कैलगरी है। ये तमाम चीजें हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया है इसमें जो है कि 2024 का जो प्रश्न पत्र है, बस ध्यान ये रखिए कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के पास दें। फिर मिलते हैं आपको अगले प्रश्न पत्र पे।